हेलो एंड वेलकम टू माई एसएसटी क्लास। सो इससे पहले के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि फेडरलिज्म क्या है और उस यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरेशन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो फेडरलिज्म होता है या फिर फेडरेशन होता है उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं। तो इसके जो है 7 की फीचर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो एक फेडरेशन में जो है 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। Then point number 2, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdictions in specific matter of legislation, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर एक टायर का जो गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का अलग सब लोग जो है एक ही सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। फिर भी सबका जो अधिकार क्षेत्र होता है, मतलब उनके लिए जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्या क्या क्षेत्र होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर के लिए हो या फिर कोई नया लॉ बनाना हो, किसी एक चीज़ के ऊपर टैक्स लागू करना हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो, तो सभी गवर्नमेंट का जो है उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। उनके जो जुरिस्डिक्शन होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 3, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हर एक लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक गवर्नमेंट को उनके अधिकार का गारंटी दे सके कि ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है, ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो या फिर दोनों में कोई लड़ाई ना हो। पॉइंट नंबर 4, the fundamental provision of the constitutions cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. तो किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट अकेले उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करने के लिए दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों राजी होते हैं तभी जाके किसी कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, the courts have the power to interpret the constitutions and the powers of different levels of government. तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का जो पावर्स होते हैं या फिर उनके अधिकार को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको व्याख्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ़ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। तो सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उनके पावर्स को लेके लड़ाई झगड़ा होता है या फिर दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके लिए जो हाईएस्ट कोर्ट, जिसको कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक अंपायर के जैसा वो काम करता है, मतलब दोनों के बीच का जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इस चीज़ में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। Then point number 6, sources of the revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. उसके बाद जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, मतलब एक स्टेट को चलाने के लिए या फिर एक कंट्री को चलाने के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होता है, पैसों की ज़रूरत होता है, तो वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से सोर्स जो है वो कहाँ से आएगा। तो सेंटर जो है वो कौन कौन से चीज़ पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है और स्टेट जो है वो कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ये सभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाई किया गया है। देन पॉइंट नंबर 7, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम से इससे जो है 2 लक्ष्य मिल रहा है। एक जो है टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला जो है कंट्री का यूनिटी को सुरक्षित रखना और उसको प्रमोट करना, प्रचार करना या फिर उसको प्रसारित करना, while एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में जो है रीजनल डाइवर्सिटी को
उसको एकोमोडेट करना, तो सभी को जो है एक साथ लेकर चलना। रीजनल डाइवर्सिटी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर किसी भी कंट्री में देखने को मिलता है, तो उसी अलग अलग तरीके का जो अलग अलग डाइवर्सिटी होता है उसको भी एक साथ लेके चलना ही होता है फेडरल सिस्टम का एम, ऑब्जेक्टिव्स। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो जो आइडियल फेडरल सिस्टम होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं या फिर दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब हमें जो है एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट कर रखना चाहिए। एंड सेकंड जो है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमें एक साथ रहने के लिए राज़ी होना ही फेडरल सिस्टम का एक पहलू होता है। तो ये थे 7 की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। थैंक यू।